में जरूर बने ही रहना है, तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें बच्चों को दिक्कत ही बहुत होती है, डाउट भी बहुत होता है, बट आई होप कि आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपके डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल के सबसे 1.3 और टॉपिक का नाम कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज डिफरेंस आ सकता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर, प्लस उसके बाद हमारी बैलेंस शीट पर भी इंपैक्ट आ सकता है अगर हमने सही से आइडेंटिफाई नहीं करा कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैपिटल ट्रांजेक्शन और कौन सी ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे से सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, तो समझते हैं पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है और डिफरेंशिएशन करना जरूरी क्यों है दोनों के अंदर। तो देखिए, appropriate distinction between capital and revenue transaction lies at the core of accounting and helps in achieving its objective at state of, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव जो अकाउंट्स के होते हैं वो अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग सही से आइडेंटिफिकेशन कर पाएं कि क्या कैपिटल और क्या रेवेन्यू है। द वेरी एक्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, एक्रूअल एंड मैचिंग। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको अपने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाने जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं सारे के सारे, कौन कौन से पीरियोडिसिटी हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया और हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया, ये लगाएंगे तभी हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अच्छा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आगे से जो हम पढ़ेंगे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थोड़ी सी कथा सी दे रखी है, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। बस पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। When transactions are appropriately classified into capital and revenue, it serves a number of purpose। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अच्छे से कैपिटल क्या और रेवेन्यू क्या, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ पर्पस होते हैं वो पूरी तरीके से अचीव हो जाते हैं। क्या क्या है कुछ बताए हुए हैं, जैसे डिस्टिंक्शन इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफर आइडेंटिफाइंग दैट इनकम और लाइबिलिटी। अगर हमने सही से आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम सही से अपने इनकम, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और असेट में क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन। वही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, वही रिपीटिशन है कि हम सही से प्रॉफिटेबिलिटी जान पाएंगे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। अगर हमने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया होगा तो रेवेन्यू ट्रीट हुआ ही नहीं, यानी कि मतलब ये होगा ना सीधा, मतलब वो डेबिट ही नहीं हुआ पीएनएल में। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट गलत ही आएगा, ठीक है। इट फैसिलिटेट असेसिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स थ्रू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ये और आइडेंटिफाई करता है कि हम एसेट लायबिलिटी को सही से पहचान सकते हैं सही से आइडेंटिफाई करने के बाद। चलो, अब आ रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल में तो कैपिटल रिसीट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सेम गोज विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू में तो रिसीट हो गया, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर होगा। अब आइए पढ़ते हैं पहले एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो यूं तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझ सकता हूँ, एक लाइन में ही इसका मतलब समझा दूं, बट बुक में इतना सारा दे रखा है तो एमसीक्यू किसी भी लाइन से आ सकता है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बी वाली बात ध्यान रख लो कि जब भी आपने कोई खर्चा करा है और उस खर्चा करने से, ध्यान से सुनो, जब भी कोई आपने खर्चा करा है और उस खर्चे को करने से आपकी कोई असेट क्रिएट हो रही है तो वो एक्सपेंस कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। सिंपल सी बात है, आपने पेमेंट करी, हाँ जी कर दी पेमेंट, क्यों करी है, क्योंकि मुझे एक मशीन खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो एक वो एसेट है ना, वो तो लंबे समय तक यूज में आएगी हमारी, तो वो एक्सपेंडिचर जो हमें लंबे एक साल से ज्यादा समय तक यूजफुल होता है, हमारे लिए बेनिफिट देता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सिंपल सी बात, यानी कि वो कोई भी एसेट खर्चा करने से एसेट क्रिएट हो गई तो हमारे लिए हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बस देखो इतनी सी बात है, ठीक है। और कैसे क्लासिफाई करते हैं इसके अलावा और क्या किसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर वही बताऊंगा, पहले इतना समझ लेते हैं। Capital expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity over a number of accounting period। यानी एक साल से ज्यादा साल तक हम क्या करने वाले, उस खर्चे का बेनिफिट लेने वाले हैं। This type of expenditure happens to be non-recurring in nature। बार बार तो नहीं किया जाता, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार ना हो, है ना। रेकरिंग मतलब बार बार, नॉन रेकरिंग माने कि जो बार बार नहीं होता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता है। अब हर साल थोड़ी मशीन खरीदते हो, अब हर साल थोड़ी इक्विपमेंट खरीदते हो, तो आप कभी कभी खरीदते हो ना, तो इसलिए बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस व्हेन एन एसेट और सर्विस इज एक्वायर्ड और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अफेक्टेड। क्या बोला, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जब होता है जब हम कोई एसेट या सर्विस को एक्वायर करते हैं, एसेट को एक्वायर करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। या फिर इंप्रूवमेंट करवा लेते हैं किसी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मानो अभी हमारे पास एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर 2 फ्लोर थे सिर्फ, ठीक है, 2 फ्लोर थे। अब मैंने कंस्ट्रक्शन करवा लिया, मैंने कुछ इसके अंदर और खर्चा कर दिया, मैंने एक और तीसरा फ्लोर बना दिया इसके ऊपर यहाँ पे लोग, तो अब क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट में इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई,
जो रेंट पहले अगर मैं रेंट लेता था इस बिल्डिंग का तो सिर्फ 2 फ्लोर का रेंट मिल रहा था, अब मुझे 3 फ्लोर का रेंट मिलेगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, इंप्रूवमेंट आ गई फिक्स्ड एसेट के अंदर। तो इसे भी क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो गया ना, एक फ्लोर नया क्रिएट हो गया, तो एसेट क्रिएट आ गई इसके अंदर भी। ठीक है, इस टाइप की जो एसेट्स होती हैं, ये जो होती हैं ये नॉट फॉर रीसेल होती हैं। ठीक है, आप इन्हें सेल करने के बाद थोड़ी लेके आओ, आपने जो बिल्डिंग मशीन खरीदी, मशीन जो आप बेचेंगे और थोड़ी लेके आओ, मशीन आप क्यों लेके आओ, मशीन से आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे और फिर बेचोगे, ये है, मशीन को नहीं प्रोडक्ट को बेचोगे। क्या द फॉलोइंग, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या, द अमाउंट इन्वॉल्व इज जनरली लार्ज, बेनिफिट अकरिंग फ्रॉम सच टेक्नोलॉजी इज कंज्यूम्ड ओवर मोर देन, मतलब अकाउंटिंग मतलब वही चीज कि लंबे समय यूज होगा, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, और एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता है, सिंपल सी बात है, सुनो सुनते याद हो जाएगा, ये सुनते ही समझ आ जाएगा, आप इजीली कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, purchase of machinery, construction of plant, significant repair to a fixed or non-current asset, significant increase of life. ठीक है, okay, revenue expenditure, that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity in the current accounting period, हम एक साल के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमारी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, नॉर्मली टू बी रेकरिंग नेचर, जो बार बार होता है, हर महीने होता है या हर 6 महीने में होता है या हर साल होता है, वो रेवेन्यू हो जाते हैं। ऑल्सो इंक्लूड टू कैरी ऑन द रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन, और क्या है, हमें रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए भी जरूरी होता है ये खर्च करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, जनरली इनका जो एक्सपेंडिचर स्मॉल होता है कंपैरेटिवली कैपिटल से। ठीक है, और एक साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं, ये रैकरिंग नेचर के होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स वगैरह, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट जो लंबे समय तक यूज है, यहाँ पे गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस वो सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है भाई इसका, अब पहले बताया क्या होता है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे एसेट क्रिएट हो रही है, और हमारी सारी एसेट कहाँ पे शो होती हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, हमारे पीएनएल में डेबिट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं वो पीएनएल के अंदर, बस ये लिखा है। देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली अगेंस्ट इनकम इन द अकाउंटिंग पीरियड इन व्हिच इज एक्वायर्ड, रादर इट इज कैपिटलाइज्ड एंड रिकॉर्डेड एज एन एसेट, और एसेट कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में आती है। However, over time the amount of capital expenditure is recognized as revenue expenditure, that is gets gradually charged। जैसे मशीन है, मशीन हमने ली, कोई बिल्डिंग ली, उस पर ग्रेजुअली क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, वो ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन के जरिए कम होती रहती है। ठीक है, तो वैल्यू कम होती है, डेप लगता है मशीन पर, तो वो वैल्यू कम होती है ग्रेजुअली, बट पूरी मशीन को हम एक साथ पीएनएल में नहीं भेज देते, ग्रेजुअली भेजते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से, वही मतलब है इस लाइन का। ठीक है, जैसे एक्विजिशन ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बट चार्जिंग रेगुलर डेप ऑन दिस मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप लगाने वो तो क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, तो जो रेगुलर है और रैकरिंग नेचर का है, लगाना ही हर साल। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, देखो आगे जो ऊपर पढ़ा है वही लिखा है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर में चलता है, ये एक साल में खत्म हो जाता है, नॉन रैकरिंग, रैकरिंग, रिपीटिशन है, इसको रीड कर लेना, सिंपल सी बात है, तो ऊपर वाली बात दोबारा लिख रही है। हाँ, अब कुछ रूल्स बताए गए हैं कि किसी खर्चे को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कैपिटल माना जाए या रेवेन्यू माना जाए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। देखो सिंपल से कुछ रूल्स है। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, यानी आपने क्या करा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट एक्वायर करने के लिए। ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, फॉर यूज इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल, यानी कि आप किस पर्पज के लिए नहीं लेके आए, तो सेल करने के लिए नहीं लाए, बल्कि आप किससे लेकर गए हो, आप उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, will be treated as a capital expenditure. Okay, for example, if a second hand motor car dealer buy the piece of machine, ठीक है, piece of furniture with a view to use it in business, it will be capital expenditure, but if he buys second hand motor car for resale, then it will be revenue expenditure because it deals in second hand motor cars. ठीक है, when an expenditure is incurred to improve the present condition of machine or putting an old asset into a working condition, क्या लिखा है, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं किसी मशीन पर, किस लिए, कि वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, तो इसे भी क्या बोलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेगा। आपको मशीन बेकार पड़ी है और क्या वो खर्चा करने से वो क्या, मशीन पिक्चर में आ गई ना, मशीन काम करने लगी, तो खाली पड़ी थी, अब काम करेगी तो लंबे समय तक काम करेगी ही नहीं करेगी, करेगी। द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, बस ये एग्जांपल रखा है, एग्जांपल भी क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे हमें दिख जाएंगे, वहाँ पे कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या करता है, इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी, बताया था मैंने, जो फ्लोर बनाया उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, हाँ बढ़ गई ना, ये इट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल, अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसे क्या बोल देंगे, कैपिटल बोल देंगे। बस देखो, शिफ्टिंग द फैक्ट्री ऑफ फॉर इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ सच शिफ्टिंग विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया दूसरे के, जहाँ से क्या और आपको इजीली
सप्लाई मिल पा रही है रॉ मटेरियल की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं वो खर्चे जो कि कंपनी को या बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से पहले किए जाते हैं। ये खर्चे बार बार किए जाएंगे क्या? कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट होती है, बार बार इनकॉर्पोरेट होती रहती है? एक कंपनी तो एक ही बार ही जन्म लेगी ना, तो जिसको जन्म देने से पहले, उसको इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं वो भी कैपिटलाइज किया जाता है, उन्हें भी क्या बोला था? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, जैसे लीगल चार्जेस पे करा उस रजिस्ट्री के लिए, ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ब्रोकरेज पे करा ब्रोकर को, कमीशन पे करा राइटर को, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल परचेज कर लिया आपने, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बताई दिया ऊपर, कुछ एडिशन करवाया एग्जिस्टिंग एसेट के अंदर, फ्लोर बनाया था अभी। ठीक है, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड मशीन को रिपेयर करवाया कि दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ गई। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में लेके किसी सकते हो, कॉस्ट फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, सिंपल सी बात है ये तो। अब रेवेन्यू पहचानने के लिए भाई क्या रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे? सिंपल सा रूल है, जो कैपिटल ना हो वो रेवेन्यू। पहली बात तो ये, एनी एक्सपेंडिचर व्हिच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, अगर जो कैपिटल नहीं वो क्या होगा? रेवेन्यू ही होगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेम्पररीली इन्फ्लुएंस ओनली द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, आप एक तरीके से डील करते हैं या उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन इट इज इनकर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। रेवेन्यू कब बोलेंगे ना, कुछ पर्पस के लिए किया जाएगा। पहला क्या? डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि नॉर्मल ऑपरेशन को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब क्या होते हैं? रिपेयर वगैरह, ये सब किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू के अंदर आएगा। ठीक है, ओके। बेनिफिट विच एटलीस्ट, और क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर इनका बेनिफिट क्या कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ वर्कमैन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। Some example of revenue. Revenue के कुछ एग्जांपल देखो, सैलरी, वेज, रेंट, डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल, स्टोर, इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, WIP, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स एंड लीगल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब हो गया। ओके, अब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैसे ट्रीट किया था? कैपिटल। कुछ देखने में तो रेवेन्यू लगते हैं वो, बट उनका जब नका बटाओगे तो अंदर से क्या निकलेंगे? वो कैपिटल नेचर के निकलेंगे। कौन कौन से हैं कुछ खर्चे? जैसे रिपेयर हो गया, वेजेस हो गया। रिपेयर को वैसे नॉर्मल रिपेयर लिखा है तो क्या है वो? रेवेन्यू नेचर का है। बट अगर आपने कोई मोटा अमाउंट खर्चा कर दिया रिपेयर का किसी मशीन की सेकेंड हैंड मशीनरी के ऊपर, और मशीन को आप वर्किंग कंडीशन में लेके आ गए, तो उस टाइप के रिपेयर को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली रिपेयर, है ना। एंड शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन ऐड कर देंगे। ठीक है, वेजेस, वही चीज, नॉर्मली वेज रेवेन्यू होते हैं, बट वेजेस अगर पे किए गए हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए या इंस्टॉल करने के लिए किसी फिक्स्ड एसेट को, आप कोई मशीनरी लेकर के आए थे, उसको रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, तो आपने क्या करा? उसको करवाने के लिए वर्करों को हायर करा, उनको आपने वेजेस दिया, तो वो भी किस के अंदर कंसिडर किया जाएगा? वो भी कैपिटल के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है देखो। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी ऊपर बता दिया कि क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी एंड लीगल एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंस पेड ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड एज कैपिटल। जो भी खर्चे हम करते हैं प्रॉपर्टी लेते वक्त, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो सरकार को दिया कुछ भी स्टैंप ड्यूटी हो, वो सब क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन शुड बी ट्रीटेड कैपिटल, और ये क्या बोलेंगे? कैपिटल ही माना जाएगा इसे भी। ठीक है, फिर बात आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड का मीनिंग क्या है? डेफर्ड का मीनिंग क्या होता है? आइडिया थोड़ा सा। डेफर्ड का मीनिंग होता है दोस्त, पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। नहीं, डेफर्ड कि आगे ढकेल दिया। हमारा नॉर्मल जो खर्चा वो है तो रेवेन्यू नेचर का, बट हमने उस खर्चे को क्या करा? हमने डेफर कर दिया, डिले कर दिया। हम उसे पीएनएल में आज नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे पीएनएल में बाद में रिकॉर्ड करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली रिकॉर्ड करेंगे, धीरे धीरे। नॉर्मली मैंने 10 करोड़ खर्चा करा एडवर्टाइजमेंट पे, बट मैं, और इसका बेनिफिट मुझे लगता है ऐसा, क्या लिखा? मुझे लगता है, रियलिटी किसी को नहीं पता, मुझे लगता है ऐसा कि इस 10 करोड़ का बेनिफिट मैं 5 साल तक ले पाऊंगा। तो ईच ईयर में मैं कितना बेनिफिट ले रहा हूँ? कम से कम 10 करोड़ का बेनिफिट। मुझे ऐसा सपना आ रहा है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो 10 करोड़ का जो खर्चा है उसका बेनिफिट हमें कब तक मिल जाएगा? हम 5 साल तक उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो ये बताओ, एक साल में कितना बेनिफिट आएगा? 2 करोड़ ही तो आएगा।
तो सिर्फ मानो कि इस साल 2 करोड़ खर्चा हुआ, बाकी जो 8 करोड़ का जो लॉस है, जो एक्सपेंस है, उसे हमने क्या कर दिया, डेफर कर दिया आगे आने वाले सालों के लिए। ठीक है, तो 8 करोड़ हमारा क्या होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही क्या होता है, फिक्टिशियस का एग्जांपल होता है। फिक्टिशियस बोलो काल्पनिक। आगे हमें क्या लग रहा है कि मैं 8 करोड़ रेवेन्यू और मिलेगा, ऐसा लगता है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। Deferred revenue expenditure is the expenditure for which payment has been made और liability has been arised। जैसे आपने कैश में करी तो पेमेंट दे दोगे, अगर उधारी पे बचा हुआ पैसा देने के लिए तो लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, and the presumption that will be benefit of the subsequent period of benefit presumption, ऐसा हमें लगता है, अंदाजा है। इसने जो करा गाइड में ICI deferred revenue expenditure are the combination of capital and revenue expenditure। Whose usefulness does not expire in the year, तो जिसका यूजफुलनेस जब हमने पे करा है, जनरली कहते हैं नियत से पूरा एक्टिव। These type of expenditure are carried forward and cannot in future carry forward, delay defer करना इस तरीके से। आप प्रपोज a portion of such account capital even though it is revenue कैपिटलाइज कर देते हैं इसका, लेकिन है रेवेन्यू बट हमें कैपिटलाइज कर दिया, आगे मिलेगा 1 साल से ज़्यादा, ऐसा हमें लग रहा है। इसलिए बोलते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला था, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसका सुना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ऊपर एग्जाम्पल लिखे थे ना, उन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं होती है, वो नॉर्मल हम लोग कैसे होती है, सडन कभी कभार नॉन रैकरिंग हम लोग एक्टिविटी कर दी। जैसे अभी हमने मशीन खरीदी तो हमें क्या मिला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब सोचो कि हमने वही मशीन को क्या करा, हमने बेच दिया, हमने मशीन बेच दी। क्या हमारा मेन काम मशीन बेचने का है? हम तो मशीन लेके आए थे कि हम प्रोडक्शन करेंगे और सामान बेचेंगे आगे चल के। कभी कभी होता है कि हमने एसेट ही बेच दिया, तो एसेट बेच के पैसा तो मिला होगा। तो इस टाइप की जो रिसीट है ये क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट क्या कहलाएगी, जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी करके हमें रिसीट हो रही है उसे बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। इतनी सी बात है, सिंपल और शुद्ध भाषा में। A receipt of money may be capital or revenue. A clear distinction therefore should be made between capital and revenue in order to make a correct clearly identify करना है दोनों को। Capital receipt refer to the receipt which are obtained by an entity from operation other than the regular operation। Do not have any effect on the progress of कोई भी effect। Capital receipt can take one or more of the following। कैसे होता है, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बाय द ओनर, ओनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, इसमें चलो बढ़िया हो गया, या फिर आपने कोई अपनी एसेट की बेच दी,
लॉन्ग टर्म एसेट है उन्हें बेच के अगर लॉस हो रहा है तो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लो 1.3 निपट गया हमारा इसी के साथ, सही है। अब आगे चलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, यानी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, काइंड ऑफ स्टेप्स एक तरीके से, कि किसके बाद क्या करेंगे, पहले करेंगे फिर क्या 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 करेंगे, मतलब स्टेप क्या क्या वो सब दिखेगा इसके अंदर। पहला आइडेंटिफाई, जब पहली क्लास में स्टेप्स लिखवाए थे, प्रोसेस लिखवाई थी अकाउंटिंग की, तब भी बताया था सबसे पहले क्या करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी ट्रांजेक्शनल इवेंट को। फिर मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जनरल में होती है रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग करते हैं यानी लेजर बनाते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस यानी समराइजिंग कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। फिर बुक्स को क्लोज कर देते हैं उसके बाद, बस फिर फाइनल से इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट प्रिपेयर करते हैं लास्ट में एट द एंड। ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको पता होने चाहिए। देखो ये रहा, सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफाई करा, फिर इधर आया अपने रिकॉर्डिंग करी, लेजर बनाया, समराइज करा ट्रायल बैलेंस, फिर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, देन फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल क्लोजिंग एंट्रीज, और फिर खत्म, फाइनेंशियल बैलेंस शीट P&L बन गया अपना। बस ये करना है, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये रीड करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा, ठीक है, फालतू का है, इसको रीड कर लो बस। वही जब अकाउंटिंग करते हैं और कोडिफिकेशन करते हैं ना, मतलब कि हर आइटम को एक स्पेशल कोड देते हैं ना, नंबर दे देते हैं, तो वो होता है कि भाई 1000 से लेके 2000 तक के जो आइटम रहेंगे वो एसेट रहेंगे, फिर 2001 से लेके 3000 तक के आइटम लाइव रहेंगे, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और ये सब किसके आधार पे होता है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास, आपको शायद याद आ रही होगी बचपन की अपने, जहाँ पे क्या पढ़ाया था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना भाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज ओनली, ठीक है, या टोटल लाइबिलिटीज लिख देता हूँ, जाओ और चलेगा बस। ये मतलब टोटल लाइबिलिटी क्या क्या आ गया अपना, इंटरनल लाइबिलिटी आ गई एक तो, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ गई ना, सारी की सारी बातें। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल ही होती है अपनी, बस इसलिए यहाँ पे अलग कर दी, ये हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी और ये हो गई अपनी इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। देखो इक्वेशन, असेट लायबिलिटी इक्विटी, कैपिटल या इक्विटी सेम थिंग, ठीक है। अब इसको इधर उधर घुमा फिरा के तो हम इक्वेशन बना ही सकते हैं, आई गेस इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसके कुछ क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इसका हमें अकाउंटिंग सिस्टम बनानी चाहिए, लेकिन वो हम करेंगे बाद में, क्योंकि पहले हमें अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, और एग्जाम में हमें सॉल्व करने का तो आने नहीं वाला, तो हम फालतू में टेंशन क्यों लें, ठीक है। हमें रूल पता होने चाहिए, देखो डबल एंट्री के कुछ, ठीक है। देखो ये देखो अकाउंट को क्लासिफाई किया गया, यानी अकाउंट में खाते को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल कौन होते हैं, जो हम लोग होते हैं, यानी जिनका नाम वाम कुछ होता है ना, उन्हें क्या कहता है पर्सनल कहा जाता है, यानी कि जो वो लोग जो कॉमन लोग हैं। पर्सनल अकाउंट कैन बी 3 टाइप, पर्सनल अकाउंट को भी 3 टाइप में तोड़ सकते हैं फिर आगे चल के। पहला नेचुरल पर्सन, ये हो गई बिल्कुल अपनी बात, अपनी, जो लोग सांस ले सकते हैं इस जीवन में, जो बायोलॉजिकल बर्थ हुआ जिनका, जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनीज, उन्हें आर्टिफिशियल बोला गया है, जो सांस नहीं ले रही है, होती पर्सनल, नाम उनका भी होता है, पर वो क्या है, वो पर्सनल है। सबका अलग नाम होता है ना, कंपनीज का, ट्रस्ट का, वो क्या है, पर्सनल है, बैंकों का, तो ये सब आर्टिफिशियल है, इन्हें हमने क्रिएट करा है। पहले वाले नेचुरल के अंदर, जैसे हम बायोलॉजिकल बर्थ जिनका, जो सांस लेते हैं। आर्टिफिशियल वो लोग जो कौन लोग हैं, जो सांस नहीं लेते हैं या फिर जिनका बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, जिन्हें हमने क्रिएट करा, वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैसेज ABC, PQR, इंडस्ट्री एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और नेचुरल के अंदर सुरेश, अनिल, रानी, मोना, सोना, सब इसके अंदर आ जाएंगे आपके। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सिंपल है, अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम वाले अकाउंट के आगे आपका सफिक्स लग जाए या फिर प्रीफिक्स लग जाए उनके साथ, तो वो अकाउंट कैसा हो जाता है, वो अकाउंट हमेशा के लिए क्या होता है, नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। देखो पर्सनल अकाउंट, दे रिप्रेजेंट द पर्सन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली बताते हैं, जैसे राम, सुरेश, मोहन, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन इन लोगों को मैंने अभी सैलरी नहीं दी, तो इनको मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूं क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, इन कुछ लोगों की सैलरी नहीं दी, बहुत सारे लोगों की, तो कलेक्टिवली आ गया डिसीजन यहाँ पे,
ठीक है, जैसे एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस एटसेट्रा अकाउंट, ठीक है। आगे फिर रियल अकाउंट वो होते हैं, क्या होते हैं, जो कि सारी एसेट रियल अकाउंट होती हैं एक्सेप्ट डेटर। तो देर आर अकाउंट रिलेटेड टू असेट, यानी असेट्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे सारी के सारे क्या होंगे, रियल अकाउंट होंगे, या प्रॉपर्टी वाले जो भी होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एक्शन और अदरवाइज दे फर्दर क्लासिफाइड एज। इनको तोड़ा गया टेंजिबल इंटेंजिबल। भाई टेंजिबल आई गेस सबको पता होगा, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीनरी, स्टॉक, कैश, व्हीकल एक्सेट्रा। इंटेंजिबल विच कांट बी सीन एंड टच, जिनका फिजिकल एक्सटेंस नहीं होता है, ठीक है, बट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस वजह गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस वजह का। नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन्स, यानी जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनके लिए, और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रिसीट हो गई, कोई सी इंटरेस्ट रिसीव हो गया, सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ गोल्डन रूल्स नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है भाई साहब, सॉरी पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल कैंसिल, कुछ अपने अपने रूल होते हैं। जैसे बच्चों ने सोचा पर्सनल रूल पढ़ा हो तो पर्सनल का पढ़ लेते हैं यहाँ भी ना, तो पर्सनल का रूल देखो क्या है। डेबिट करो किसको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सिंपल सी बात है ये तो। अब मॉडर्न अप्रोच उससे भी आसान हो जाती है। मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना होता है मेनली, ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई साहब, ये मॉडर्न अप्रोच के आधार पे आपको 2 बातें याद रखनी है, उसमें भी 5 नाम याद रखने हैं, और उसमें पता हो कि 2 चीजें याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो एक्सपेंस वाला पॉइंट याद कर लो, तो एक्सपेंस वाली बात याद कर लेते हैं, और एक एसेट वाली बात याद कर लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। एसेट और एक्सपेंस डेबिट कब होते हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं। एसेट और एक्सपेंस डेबिट कब होते हैं, जब ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देखो एसेट डेबिट हो रहा है भाई साहब, कब हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट कब हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है। बाकी सब इसका उल्टा ही रहता है, बाकी सब क्या रहता है, इसका उल्टा रहता है। कोई सा भी देख लो इसका। लायबिलिटीज क्रेडिट होती है कब, जब ये डिक्रीज होती है, ठीक है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। लायबिलिटीज डेबिट कब होती है, लायबिलिटीज क्या हो गया, हाँ, लायबिलिटी डेबिट कब हो रही है, जब क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और लायबिलिटी क्रेडिट कब होती है, इंक्रीज जब होती है। कितना सीधी बात। कैपिटल नॉर्मल, ठीक है, एंट्री, ठीक है, ध्यान रखना है किसका नाम है, and subsidy
ऑप्शन ऐसे हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं, आपकी बात में मिलेगी। 1.5 बढ़ाएंगे, फिर 1.5 बढ़ाएंगे, 1.4 तक